नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक भयानक घटना की जिसने हाल ही में सबको हिला कर रख दिया। हाँ, जयपुर वाली घटना। वो डंपर हादसा बिल्कुल। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में पिछले सोमवार नवंबर 2025 को लोहा मंडी रोड नंबर 14 पर एक तेज रफ्तार बेकाबू डंपर, और उसने एक दो नहीं 17 गाड़ियों को रौंद दिया। कई जानें चली गईं। बहुत ही दर्दनाक मंजर था। वाकई जो खबरें और तस्वीरें आईं वो विचलित करने वाली थीं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और इसके लिए हमने कई सारे स्रोत देखे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स तो हैं ही जो घटना का पूरा ब्यौरा देती हैं। साथ ही भारत में ये जो शराब पीकर गाड़ी चलाने का मसला है, ड्रंक ड्राइविंग, उस पर जो रिसर्च हुई है वो भी। अच्छा। और फिर कानून क्या कहता है, सरकारी प्रतिक्रिया क्या रही, ये सब कुछ। बिल्कुल। तो मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि जयपुर में क्या हुआ। नहीं, मकसद है ये समझना कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं। सही। इनके पीछे की जड़ें क्या हैं? क्या सिस्टम में कोई कमी है? हाँ, जैसे ये शराब पीकर चलाना या फिर कानूनों का ठीक से लागू न होना, नियमों की अनदेखी। और इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें तो भारत में सड़क सुरक्षा की असल तस्वीर क्या हो बढ़ती है? कोशिश यही रहेगी कि इन सब पहलुओं को आसान भाषा में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं जयपुर वाली घटना से ही। वो ड्राइवर कौन था? वो ड्राइवर का नाम कल्याण मीणा, जयपुर के पास ही विराटनगर का रहने वाला बताया गया। और पुलिस की जांच में क्या सामने आया? नशे की बात सही थी? हाँ बिल्कुल। पुलिस ने भी पुष्टि की, उप मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया और ड्राइवर ने खुद भी कबूल किया। क्या कबूल किया उसने? उसने पूछताछ में माना कि घटना वाले दिन उसने 2 बार शराब पी थी। मतलब वो बहुत ज्यादा नशे में था। और एक और बात पता चली थी शायद, लाइसेंस को लेके। हाँ, ये भी सामने आया कि उस वक्त उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। था ही नहीं या साथ नहीं था? बोला कि घर पे भूल आया था। अच्छा। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही थीं कि हादसे से ठीक पहले उसका किसी से झगड़ा हुआ था। हाँ, एक कार चालक के साथ कुछ कहा सुनी होने की बात आई है। तो क्या ये हो सकता है कि वो उसी चक्कर में तेजी से भागने की कोशिश कर रहा हो? ये एक संभावना है, गुस्से में या घबराहट में। और रफ्तार कितनी तेज थी? रफ्तार बहुत ज्यादा थी। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। शहर के अंदर? ये तो बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई खुला हाईवे नहीं था। ये शहर की एक व्यस्त सड़क थी, लोहा मंडी रोड। और उस बेकाबू डंपर ने फिर मतलब करीब 300 मीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में, अलग अलग रिपोर्ट्स में दूरी थोड़ी अलग है। हाँ, थोड़ा फर्क है, पर उस दायरे में उसने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मारी। 17? एक न्यूज चैनल के मुताबिक तो उसने करीब 5 किलोमीटर तक सड़क पर कोहराम मचाया था। बाप रे। अच्छा, जरा उस डंपर के बारे में भी बात करें। ये किसका था, कैसा था? डंपर का नंबर RJ14 GP8724 है और आरटीओ रिकॉर्ड के मुताबिक ये अलंकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये भारी होते हैं काफी, है ना? खाली होने पर भी। हाँ, खाली डंपर का वजन भी 16 से 20 टन तक होता है। सोचिए, इतनी तेज रफ्तार पर इतने भारी वाहन को रोकना बहुत मुश्किल। ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्सपर्ट्स कहते 50 मीटर से भी ज्यादा। और उसमें ड्राइवर का रिएक्शन टाइम भी जोड़ लें तो? हाँ, तो दूरी और बढ़ जाती है। और क्या इस डंपर का कोई पुराना रिकॉर्ड भी था गड़बड़ का? यही तो और चिंता की बात है। इसका नियमों के उल्लंघन का इतिहास रहा है। अच्छा, किस तरह के उल्लंघन? ओवरलोडिंग के। पहले भी 3 बार इसके चालान हो चुके थे ओवरलोडिंग के लिए। 3 बार? हाँ, और फिर भी चल रहा था। हाँ, और सिर्फ चल नहीं रहा था, एक चालान तो बकाया भी था, 17,000 रुपए का, मार्च 2024 का। मतलब लापरवाही की हद है। चालान बकाया है, फिर भी गाड़ी सड़क पर है। बिल्कुल। और एक न्यूज रिपोर्ट में तो ये भी आया था कि डंपर पर एक स्लोगन लिखा था। क्या? कुछ ऐसा कि हिम्मत है तो ओवरटेक कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। अरे, ये तो रवैया ही खतरनाक दिखाता है। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो सोच है जो सड़कों पर दिखती है कभी कभी। इस हादसे में जाने कितनी गई? आंकड़ों में कुछ कंफ्यूजन था शुरू में। हाँ, शुरू में 14 मौतें बताई जा रही थीं, लेकिन बाद में पुलिस ने 13 मौतों की पुष्टि की। हालांकि एक लोकल अखबार ने एक और घायल लड़की वर्षा की बाद में मौत का जिक्र किया था, पर ऑफिशियल आंकड़ा 13 का है। और घायल कितने हुए? 13 लोग घायल भी हुए। इनमें से कुछ की हालत तो बहुत गंभीर थी। शुरू में 4 लोग वेंटिलेटर पर थे। कोई कहानी जो खासतौर पर सामने आई हो पीड़ितों की? कई दिल दहला देने वाली कहानियां हैं। जैसे एक महेंद्र थे, जयपुर में बुनकर का काम करते थे। वो दिवाली के बाद अपनी 5 साल की भतीजी भानु और 19 साल की भतीजी वर्षा को बस स्टॉप छोड़ने जा रहे थे। वो सीकर से आई थी भानु, उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
और वो दूसरी भतीजी? वर्षा गंभीर रूप से घायल हुई थी और उन्होंने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। बहुत दुखद। हाँ, एक और थे सुरेश मीणा, मिठाई की दुकान पर काम करते थे, उनकी भी जान चली गई। एक ऑटो रिक्शा वाले थे देशराज कुमार, उन्होंने बताया कि वो पास में चाय पी रहे थे, तभी लोगों को चिल्लाते सुना, भागो भागो। और फिर? वो कुछ समझ पाते, उससे पहले डंपर ने उनके खड़े ऑटो को टक्कर मार दी। वो बाल बाल बचे, मामूली चोटें आईं। किस्मत अच्छी थी उनके। हाँ, एक कमल मीणा थे, कुरियर डिलीवरी का काम करते थे, वो भी बाइक पर थे, डंपर ने टक्कर मारी, वो घायल हो गए। हादसा होने के फौरन बाद क्या हुआ? ड्राइवर पकड़ा गया? हाँ, मौके पर जो लोग थे उन्होंने ही ड्राइवर कल्याण मीणा को पकड़ लिया था। अच्छा, लोगों ने पकड़ लिया? हाँ, और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। किस धारा के तहत? आईपीसी की धारा 304 लगाई है, गैर इरादतन हत्या, जो हत्या की कोटि में ना आती हो। मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। हाँ, ड्राइवर गिरफ्तार है, पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, घटनास्थल की जांच भी हुई है। सरकार प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए? एक्शन तो काफी तेज दिखा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया और तुरंत परिवहन अधिकारियों के साथ मीटिंग की। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने भी मीटिंग की और शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग, अतिक्रमण, इन सब के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। और ये जो भारी गाड़ियां शहर में घुसाती हैं, उसका क्या? हाँ, उस पर भी बात हुई। नो एंट्री जोन की समीक्षा करने और संबंधित थाने के एसएचओ की जिम्मेदारी तय करने का फैसला हुआ है। जांच के लिए भी कुछ हुआ? कोई कमेटी वगैरह? हाँ, जयपुर कलेक्टर ने एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई है, उसे 5 दिन में रिपोर्ट देनी है। और पुलिस पर भी कोई कार्रवाई? हाँ, शुरुआती तौर पर लापरवाही के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, एक इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल। और ड्राइवर के लाइसेंस का क्या होगा? आरटीओ ने उसका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्या कोर्ट ने भी इस मामले को देखा है? हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर दोनों बेंचों ने इस पर खुद संज्ञान लिया है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस जिसे कहते हैं। अच्छा। और क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सड़क सुरक्षा नीति पर, भारी वाहनों के शहर में आने के नियमों पर और ड्रंक ड्राइविंग रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस सब पर। तो ये तो हुई जयपुर घटना की पूरी बात, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। नहीं, ये हमें बड़े मुद्दों की तरफ देखने पर मजबूर करती हैं। जैसे भारत में ड्रंक ड्राइविंग का पूरा मसला। हाँ, हमारे पास क्रॉनिका जर्नल का एक शोध पत्र है जो इसी पर फोकस करता है। क्या कहता है वो शोध? कितनी बड़ी समस्या है ये? शोध के मुताबिक ये बहुत बड़ी समस्या है। भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना है। और एनसीआरबी के आंकड़े भी यही दिखाते हैं। हाँ, एनसीआरबी के आंकड़े लगातार बढ़ोतरी दिखा रहे हैं और ये मानना होगा कि असल आंकड़े तो शायद इससे कहीं ज्यादा हों। क्योंकि सब मामले रिपोर्ट नहीं होते या टेस्टिंग नहीं होती। बिल्कुल, कम रिपोर्टिंग होती है, टेस्टिंग की कमी है, तो असल तस्वीर शायद और भयावह हो। शोध में ये भी बताया गया है कि कौन लोग ज्यादा इसमें शामिल होते हैं। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि मुख्य रूप से युवा पुरुष, मतलब 18 से 35 साल या कुछ स्टडीज में 20 से 40 साल का एज ग्रुप। और इनमें भी टू व्हीलर वाले ज्यादा? हाँ, खासकर टू व्हीलर चलाने वाले। 2021 के आंकड़े देखें तो करीब 69,000 से ज्यादा मौतें सड़क हादसों में टू व्हीलर चलाने वालों की हुई थीं। बाप रे। और ये घटनाएं कब ज्यादा होती हैं? कोई खास समय या दिन? पैटर्न तो दिखता है, ज्यादातर देर रात में, रात 9 बजे से सुबह 2 बजे के बीच। वीकेंड्स पर? हाँ, वीकेंड्स पर, त्योहारों के आसपास। शहरों में जो नाइट लाइफ वाले इलाके हैं उनके पास ज्यादा, पर ऐसा नहीं कि गाँव में नहीं होती। और ये जो लिमिट है अल्कोहल की 0.03% BAC, हाँ, जो भारत में कानूनी सीमा है, शोध कहता है कि इतनी कम मात्रा भी दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ा देती है। और जितनी ज्यादा पिएंगे उतना खतरा बढ़ेगा। तेजी से बढ़ता है खतरा। तो इसके लिए कानून क्या है हमारे यहाँ? कानून तो है। आईपीसी में धारा 279 है लापरवाही से गाड़ी चलाने पर, 304A है लापरवाही से मौत होने पर। और अगर जानबूझकर रिस्क लिया हो तो धारा 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या भी लग सकती है, जैसा जयपुर केस में लगाया गया है। और खास ड्रंक ड्राइविंग के लिए? उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 185 है। इसमें BAC लिमिट 0.03% है। और सजा? पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना और 6 महीने तक की कैद। दोबारा करने पर सजा और कड़ी है। और जो ट्रक बस ड्राइवर हैं उनके लिए? उनके लिए तो 0 टॉलरेंस है, मतलब उनके खून में अल्कोहल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कानून तो काफी सख्त लग रहे हैं कागज पर। हाँ, कागज पर तो है, लेकिन असल दिक्कत आती है इनको लागू करने में।
जिसे एनफोर्समेंट गैप कहते हैं। मतलब कानून तो है, पर जमीन पर उसका अमल ठीक से नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। चालान तो कटते हैं ना? हाँ, चालान कटते हैं। क्रॉनिका ने मोहन फाउंडेशन की स्टडी का जिक्र किया है। 2021 में 6 लाख से ज्यादा चालान हुए थे ड्रंक ड्राइविंग के। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है सजा मिलने में। कन्विक्शन रेट बहुत कम है, शायद 10% से भी कम। और वो अल्कोहल टेस्ट, BSE टेस्ट, वो भी सब मामलों में नहीं होता। मोर्थ की ही एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 38% रिपोर्टेड मामलों में हुआ था। क्यों नहीं होता? मशीनें नहीं है? कई वजह हैं। ब्रेथ एनालाइजर मशीनों की कमी या उनकी एक्यूरेसी पर सवाल, उनको इस्तेमाल करने का तरीका, पुलिस पर काम का बोझ, और शायद भ्रष्टाचार या दबाव। हाँ, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या इस शोध में कुछ पुराने बड़े मामलों का जिक्र है जिनसे कुछ सबक मिले हों? हाँ, कुछ हाई प्रोफाइल केस का जिक्र है, जैसे मुंबई का एलिस्टर परेरा केस या दिल्ली का संजीव नंदा BMW केस। हाँ, ये तो काफी चर्चित हुए थे। इन मामलों से ये बहस तेज हुई कि क्या ऐसे गंभीर केस को सिर्फ 304A लापरवाही से मौत मानना चाहिए या 304 पार्ट 2 गैर इरादतन हत्या लगाना चाहिए। और कोर्ट ने क्या रुख अपनाया? कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। 304 पार्ट 2 के तहत सजा दी। इससे कड़ा संदेश गया। इन मामलों ने अमीर और प्रभावशाली लोगों की जवाबदेही का मुद्दा भी उठाया। तो ये तो सजा की बात हुई। क्या एनफोर्समेंट के लेवल पर कोई अच्छा उदाहरण भी है? हाँ, बिल्कुल। शोध में दिल्ली पुलिस के एक अभियान का जिक्र है 2018-19 में, नए साल पर। क्या हुआ था उसमें? एक ही रात में 1200 से ज्यादा ड्रंक ड्राइविंग के चालान किए गए थे। ये दिखाता है कि अगर चाहें तो सघन चेकिंग हो सकती है। और टेक्नोलॉजी का कोई रोल? हाँ, हैदराबाद का उदाहरण दिया है। वहां 2023 में AI वाले कैमरे लगाए गए। तो वो क्या करते हैं? वो ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को तो पकड़ते ही हैं, साथ ही नशे में गाड़ी चलाने के जो अजीब पैटर्न होते हैं उनको भी पहचान सकते हैं। अच्छा, और इसका असर हुआ? बताया गया है कि वहां ड्रंक ड्राइविंग से होने वाले एक्सीडेंट करीब 15% कम हुए हैं। तो तकनीक मददगार हो सकती है। कानून और तकनीक के अलावा क्या कोई सामाजिक या मनोवैज्ञानिक कारण भी है इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, शोध में उनका भी जिक्र है, जैसे दोस्तों का दबाव, पीयर प्रेशर, तनाव या डिप्रेशन से निपटने के लिए शराब पीना, या फिर जानकारी की कमी, खतरों के बारे में पता ना होना। और कुछ जगहों पर तो शायद शराब पीना बहुत आम बात मानी जाती है। हाँ, कल्चरल नॉर्मलाइजेशन, और एक ये सोच के पकड़े नहीं जाएंगे या सजा से बच जाएंगे, ये सब मिलकर भूमिका निभाते हैं। तो ड्रंक ड्राइविंग एक बहुत बड़ा पहलू है, लेकिन जयपुर वाले हादसे में एक और बात थी, वो भारी डंपर। हाँ, उसका शहर की सड़कों पर होना, ये अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल, और इस पर हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख भी है। वो क्या कहता है? लेख ये बताता है कि डंपर जैसे भारी वाहन जो असल में इंडस्ट्रियल एरिया या खदानों से छोटी दूरी के लिए बने हैं, वो अब अक्सर शहरों के अंदर की सड़कों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों? किस लिए? ज्यादातर कंस्ट्रक्शन का सामान ढोने के लिए या रेत सप्लाई के लिए। और इसमें खतरा क्या है? खतरा ये है कि शहर की ज्यादातर सड़कें इतने भारी वाहनों के लिए डिजाइन ही नहीं है। न उनका वजन झेल सकती हैं, न उनके एक्सेल का लोड, न उनकी स्पीड। और अगर सड़कें खराब हों तो दिक्कत और बढ़ जाती है, खासकर ब्रेकिंग डिस्टेंस के मामले में। जैसा हमने जयपुर केस में देखा, 16-20 टन का डंपर। हाँ, उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए, जो शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर होती नहीं है। और क्या खतरे हैं इन भारी वाहनों से शहर में? एक तो इनका वजन और मोमेंटम ज्यादा होता है, तो टक्कर ज्यादा जानलेवा होती है। ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात हमने की, फिर ड्राइवर की थकान या नशे में होना इस खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। और वो हेडलाइट बंद करके चलाने वाली बात? हाँ, लेख में उसका भी जिक्र है। कई बार रात में चेकिंग से बचने के लिए ड्राइवर हेडलाइट बंद कर लेते हैं। ये तो और भी खतरनाक है। बिल्कुल, और बिना रिफ्लेक्टर या लाइट के इनकी अवैध पार्किंग भी रात में बहुत खतरनाक हो सकती है। कई बार ये अवैध बजरी ढोने में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस समस्या का हल क्या सुझाया गया है उस लेख में? कुछ ठोस सुझाव हैं, जैसे शहर के बाहर इनके लिए ले बाय या होल्डिंग जोन बनाए जाएं, जहां ये रुक सकें या माल उतार सकें। हाँ, सड़कों पर ऊंचे डिवाइडर या एंटी रैम बैरियर लगाए जाएं। और चेकिंग, ड्रंक ड्राइविंग और ओवरलोडिंग की 24 घंटे चेकिंग हो। और बेहतर ट्रैफिक प्लानिंग की जरूरत है। मतलब भारी और हल्के वाहनों के रूट और टाइमिंग अलग अलग हों? हाँ, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो अब अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, जयपुर की घटना, ड्रंक ड्राइविंग का पूरा मुद्दा, शहरों में भारी वाहनों की समस्या, तो क्या तस्वीर उभरती है?
तस्वीर तो काफी साफ है और चिंताजनक भी। हाँ, तो ये साफ हो जाता है कि जयपुर हादसा सिर्फ एक नशे में धुत ड्राइवर की गलती का नतीजा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई सारी चीजों का एक साथ आना था। जैसे एक ड्राइवर जो नशे में है, एक गाड़ी जिसका उल्लंघन का इतिहास है और उसे अनदेखा किया गया, और वो गाड़ी शहर की उन सड़कों पर तेज रफ्तार से चल रही है जो उसके लिए बनी ही नहीं है। और ये सब एक ढीले ढाले सिस्टम के तहत हो रहा है। एकदम सही। ये जो छोटी छोटी विफलताएं दिख रही हैं, ड्राइवर का नशा, गाड़ी के पुराने चालान, शहर में भारी वाहन, ये सब असल में उन बड़ी व्यवस्थागत समस्याओं, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करती हैं जिनकी बात हमने की। जैसे कानूनों का ठीक से लागू न होना। हाँ, ढीला प्रवर्तन, बुनियादी ढांचे की कमी और लोगों का जोखिम भरा व्यवहार। जयपुर मामले में वो बकाया चालान वाला डंपर चलता रहा। ये तो सीधे सीधे एनफोर्समेंट की कमी है। बिल्कुल। और ड्राइवर का नशे में होना, फिर झगड़े के बाद तेजी से भागना, ये व्यवहार की समस्या है। और शहर की सड़क पर इतने भारी वाहन का दौड़ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक प्लानिंग पर सवाल उठाता है। सही। तो ये मामला सिर्फ जयपुर का नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक तरह की चेतावनी है। हाँ, बिल्कुल। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे भारत की सड़कों पर जो जोखिम है उन्हें उजागर करती है। ये दिखाती है कि कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना दूसरी। और इस गैप की, इस खाई की कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ये हमें लापरवाही और सिस्टम की नाकामी के मानवीय पहलू को याद दिलाती है। और ये जवाबदेही का सवाल भी खड़ा करती है। ड्राइवर की जवाबदेही, उस कंपनी की जवाबदेही जिसके नाम पर डंपर था, और उन सभी सरकारी एजेंसियों की जिनका काम नियमों का पालन करवाना है। संक्षेप में कहें तो जब किसी एक व्यक्ति की गैर जिम्मेदारी और पूरे सिस्टम की सुस्ती मिल जाती है तो नतीजा अक्सर दुखद ही होता है। निश्चित रूप से। और अब अंत में हम एक सवाल छोड़ना चाहेंगे सोचने के लिए। हाँ, जरूर। ये सवाल हमारे स्रोतों से ही जुड़ा है, खासकर जो एनफोर्समेंट की कमियां और टेक्नोलॉजी की सीमाओं की बात हमने की। सवाल ये है कि जब हम जानते हैं कि कानूनों को लागू करने में दिक्कतें हैं और ब्रेथ एनालाइजर जैसी मौजूदा तकनीक की भी अपनी सीमाएं हैं, तो फिर भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने की इस संस्कृति को और कुल मिलाकर सड़क सुरक्षा को वाकई बदलने के लिए हमें किन नए इनोवेटिव तरीकों की जरूरत हो सकती है? मतलब सिर्फ सख्त कानून और ज्यादा चेकिंग से आगे कुछ? हाँ, क्या हमें व्यवहार विज्ञान यानी बिहेवियरल साइंस से कुछ सीखना होगा, या कोई बिल्कुल अलग तरह की टेक्नोलॉजी, ऐसे तरीके जो शायद अभी हम सोच भी नहीं रहे हों? ये वाकई एक बड़ा और जरूरी सवाल है। इस पर सिर्फ सरकारों को नहीं, हम सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इस गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ इतनी गहराई से बात करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।